मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, ये लेसन 9 एक्सप्लोरिंग इंडिया, और इसमें हमने विज़िट टू आगरा स्टडी कर लिया था। अब इसके बाद हम चलते हैं विज़िट टू मणिपुर, यानी मणिपुर में ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जो कि देखने लायक हैं। सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, देखिए जो इंडिया है, इंडिया के इस साइड है, जैसे अगर मान लिया हम इसको इंडिया मानते हैं तो इस साइड जो है वो मणिपुर पड़ता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया के, और इसको हम ज्वेल ऑफ इंडिया कहते हैं ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसलिए हम इसे इंडिया का ज्वेल कहते हैं। ज्वेल का मतलब क्या होता है? गहना, मतलब इंडिया का गहना है, ये इतना सुंदर है। द पॉपुलेशन इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी ट्राइब्स ईच विद अ यूनिक कल्चर, और जो यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है, जो यहाँ के लोग रहते हैं, वो बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं उनका मिश्रण है, यानी कोई एक जाति वहाँ पर नहीं है, बहुत ही यूनिक जो है वहाँ का कल्चर है। और जो मणिपुर है वो वेल कनेक्टेड है मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया बाय एयर, यानी आप इंडिया के अलग अलग जगह से बाय एयर यहाँ पर जा सकते हैं, इसका कनेक्शन बहुत अच्छा है। द एयरपोर्ट इज़ इन इम्फाल, द कैपिटल ऑफ मणिपुर, मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है, और जो आपका एयरपोर्ट है, मतलब अगर आप मणिपुर जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट आपकी एरोप्लेन जहाँ आपको लेके जाएगी वो जगह होगी इम्फाल। मणिपुर इज़ नॉट वेरी वेल कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वाया रेलवेज़, और अगर हम रेलवेज़ की बात करें, जैसे हमने पीछे आगरा के बारे में पढ़ा था कि तीनों ही, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, एयर हो या ट्रेन हो, बहुत ही वेल कनेक्टेड है। आगरा आप कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर जो है अगर उसकी हम बात करें तो रेलवेज़ जो है वो अच्छी नहीं है वहाँ पर। द नियरेस्ट रेलवे जंक्शन आर एट सिलचर इन असम एंड दीमापुर इन नागालैंड। अगर आपको ट्रेन से जाना है, आप एयर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एयर फेयर होता है बहुत महंगा होता है, अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बाय ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो आपको जो सबसे पास जंक्शन पड़ेगा वो पड़ेगा असम में या नागालैंड, ये दोनों ही इसकी नेबरिंग स्टेट हैं, यहाँ पर पड़ेगा, यानी कि दूसरे स्टेट में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से आप जो हाईवे है या जैसे भी रोड ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं। मणिपुर हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे, ठीक है। मणिपुर ऑफर्स मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शन लाइक श्री गोविंदा जी टेम्पल, लोकटक लेक, केबुल लामचो, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, शहीद मीनार एट्सेट्रा। ये ध्यान देने लायक है कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, गोविंदा जी टेम्पल है, जो लोकटक लेक है, केबुल लामचो, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ जो पार्क है, वो ये बहुत ही मेन अट्रैक्शन की चीज़ें हैं यहाँ पर। और डू यू नो में दिया है इम्फाल इज़ 215 किलोमीटर फ्रॉम नागालैंड, नागालैंड से जो इम्फाल है वो 215 किलोमीटर की दूरी पे है। अब श्री गोविंदा जी टेम्पल, ये जो टेम्पल आपको दिखाई दे रहा है ये श्री गोविंदा जी टेम्पल है, और ये एक हब है कल्चरल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महाराजाज जो होते थे उनके टाइम में ये बहुत ही बढ़िया जगह होती थी कल्चरल एक्टिविटी की, और ये रॉयल पैलेस के पास में है बिल्कुल। इट हैज़ 2 डोम्स एंड रेज्ड कॉन्ग्रीगेशन हॉल टू कीप द डेटीज इन देयर सेक्रेड प्लेस अलोफ्ट एंड हाई, और इसके अंदर 2 डोम्स बने हुए, गुंबद बने हुए हैं, और उसमें जो डेटीज़ क्या होता है, जो देवियाँ होती हैं, देवी, तो वो इसलिए सैक्रेड प्लेस का मतलब बहुत ही पवित्र जगह है और बहुत ऊंची जगह है। उसके बाद लोकटक लेक एंड सेंड्रा आइलैंड, जो लोकटक लेक है वो ईस्टर्न इंडिया की, पूरे इंडिया की नहीं, सिर्फ ईस्टर्न इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, और बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है ये फ़िशिंग के लिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लोकटक लेक है। टूरिस्ट जो हैं वो इन्जॉय करते हैं यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल बंगलोज़ बने हुए हैं, और बिल्कुल सेंड्रा आइलैंड के पास है। सेंड्रा आइलैंड मतलब ये कोई द्वीप है वहाँ पर। द लोकटक लेक इज़ ऑल्सो वर्ल्ड फेमस फॉर अ ग्रेट वेराइटीज़ ऑफ ऑर्चिड्स। उसके बाद केबुल लामचो नेशनल पार्क है, ये जो है ये ओनली नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर अकेला एक ऐसा पार्क है जो तैरता हुआ है। इट इज़ 53 किलोमीटर फ्रॉम इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर है। द पार्क इज़ कम्पोज्ड ऑफ मैसिव मास ऑफ फ्लोटिंग वीड्स। फ्लोटिंग वीड्स क्या मतलब होता है? वीड होती हैं जैसे जो पानी में उगने वाली जो घास होती है, पानी के अंदर ही रहती हैं, ये वो वाली घास है, तो बहुत ज़्यादा है इसमें। द फिशरमैन लिव इन फ्लोटिंग हट्स, और जो फिशरमैन होते हैं वो फ्लोटिंग हट्स यानी कि तैरती हुई हट में रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि बोट के ऊपर ही वो अपना घर बना लेते हैं। द
पार्क इज़ फेमस फॉर द एंडेंजर्ड ब्रो एंटलर्ड डियर ऑफ मणिपुर संघाई। और जो ये पार्क है ये फेमस है मणिपुर संघाई के जो ब्रो एंटलर्ड डियर है, एक हिरन है जो यहीं पाया जाता है, उसके लिए बहुत ही फेमस है ये वाला पार्क। अभी हमने मणिपुर के बारे में किया और अब हम करेंगे मैसूर के बारे में। मैसूर क्या है? मैसूर द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका में है। हिस्टोरिकल सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे इतिहास में इसका बहुत महत्व है। ये आर्ट और कल्चर में बहुत ही रिच है और ये कर्नाटक जो सिटी है इसको हम सिटी ऑफ पैलेसेस, गार्डन्स एंड सैक्रेड टेम्पल्स यानी कि पवित्र टेम्पल्स का जो सिटी है वो बोलते हैं। मैसूर वॉज कॉल्ड महिशूर इन एनिशियन टाइम, और पुराने टाइम में इसको महिशूर के नाम से जाना जाता था जिसे हम आज मैसूर कहते हैं। द लार्जेस्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ एट बेंगलुरु। अगर आपको वहाँ जाना है तो एयरपोर्ट से जाना है तो जो सबसे करीब उसके पास जो एयरपोर्ट पड़ेगा वो बेंगलोर पड़ेगा। इट इज़ 139 किलोमीटर फ्रॉम मैसूर। मैसूर से ये 139 किलोमीटर दूर है और बहुत ही उसके यानी कि आपको अगर कर्नाटका यहाँ मैसूर जाना है तो अगर आप बाय एयर जाएंगे तो आप बेंगलोर उतरेंगे। बेंगलोर से आगे आपको बाय ट्रेन या बाय बस या जैसे भी रोड ट्रांसपोर्ट आपको लेना है वो ले सकते हैं। द सिटी इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोड टू एंड रेलवेज विद बेंगलुरु, चेन्नई एंड मैनी अदर सिटीज़ ऑफ साउथ इंडिया। और फिर अलग अलग सिटीज़ से ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, आप कैसे भी जा सकते हैं। डू यू नो पैसेंजर शिप सर्विस आर अवेलेबल फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई, कोलकाता एंड विशाखापत्तनम। जो पैसेंजर शिप सर्विस क्या होती हैं? जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो वो अगर पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर आपको पता ही है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। तो वहाँ से चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई आओ, कोलकाता आओ, विशाखापत्तनम आओ, मतलब बहुत ही अच्छा जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ है। अब हम मैसूर पैलेस की बात करेंगे। अगर मैसूर की बात करें और मैसूर पैलेस की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पैलेस है ये बहुत ही हिस्टोरिकल इसकी इम्पॉर्टेंस है और आज इसको एक म्यूज़ियम बना दिया गया। हालांकि इट वॉज द रेजिडेंस ऑफ वोडेयार रूलर्स। ये जो मैसूर पैलेस है ये वोडेयार्स जो शासक होते थे उनका रेजिडेंस हुआ करता था कभी। द पैलेस इज़ नाउ अ म्यूजियम। अब जो ये पैलेस है इसको म्यूजियम बना दिया गया है। दैट हाउसेज ग्रेट ट्रेजर्स ऑफ पेंटिंग, ज्वेलरी, रॉयल कॉस्ट्यूम एंड अदर आइटम। और हाउसेज का मतलब यहाँ पर देखो, हाउस का मतलब घर होता है और हाउसेज यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है कि जो पैलेस है वो म्यूजियम है जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, ज्वेलरी, जो रॉयल कॉस्ट्यूम है यानी राजा लोग जो उस टाइम पहनते थे, और दूसरे आइटम भी यहाँ पर रखे गए हैं। द गोल्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन। ये थ्रोन क्या मतलब क्या होता है? सिंहासन। उस सिंहासन का नाम है गोल्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन। गोल्डन इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि वो सारा सोने से बना हुआ है, रॉयल क्योंकि वो राजा का था, और एलिफेंट क्योंकि उसके ऊपर एलिफेंट की आकृति बनी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? गोल्डन रॉयल एलिफेंट थ्रोन। द दरबार हॉल एंड द कल्याण मंडप। कल्याण मंडप इसको वेडिंग हॉल बोलते हैं। आजकल भी साउथ में जो शादी को कल्याणम ही बोला जाता है। तो कल्याण मंडप, ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ पर बहुत ही फेमस हैं, जो कि मेन अट्रैक्शन का कारण है यहाँ पे। डू यू नो द मैसूर पैलेस हैज़ अ यूनिक फ्रेंच क्लॉक। मैसूर पैलेस के अंदर बहुत ही मतलब अनोखी फ्रेंच क्लॉक बनी हुई है। एवरी आवर, हर घंटे, अ परेड बाय मिनिएचर सोल्जर्स इज डिस्प्लेड। जैसे हमारे क्लॉक में होता है ना, हर घंटे के बाद एक टन बजता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हर घंटे के बाद जैसे जो सोल्जर्स होते हैं वो दिखाई जाते हैं, जैसे परेड करते हैं। द बीटिंग ड्रम्स बाय द सोल्जर मार्क द सेकेंड। और जो सोल्जर्स हैं वो जो बीट ड्रम करते हैं वो सेकंड की, जैसे अब जो टिक टिक की आवाज़ होती है हमारी घड़ी में, वो वहाँ पे ड्रम की आवाज़ होती है। एंड अ बगल मार्क्स द मिनट्स। द रॉयल एलिफेंट थ्रोन कंटेन्स 84 किलोग्राम ऑफ 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड कौन सा होता है? देखिए बेटा, गोल्ड कई तरह का होता है। 24 कैरेट गोल्ड वो होता है जो बिल्कुल प्योर गोल्ड होता है, और 80 किलोग्राम यानी कि 24 कैरेट गोल्ड को अगर हम 84 किलोग्राम ले लें, इतने में वो रॉयल एलिफेंट थ्रोन जो है वो बना हुआ है। फिर है यहाँ पर वृंदावन गार्डन। द फेमस गार्डन इज़ लोकेटेड ऑन द टेरेस ऑफ द कृष्णा राज सागर डैम इन मैसूर अक्रॉस रिवर कावेरी। कावेरी नदी के किनारे पर जो ये कृष्णा राज सागर डैम बना हुआ है उसके टेरेस के ऊपर ये फेमस गार्डन है। इट वॉज बिल्ट इन 1932 बाय कृष्णा राजा वोडेयार
फोर्थ। और कृष्णा राजा, अभी पीछे आपने पढ़ा कि वोडेयार्स रूलर्स का पैलेस है, तो वोडेयार जो रूलर्स थे उसमें जो कृष्णा राजा वोडेयार था फोर्थ नंबर वाला, उसने 1932 में इसको बनाया था। अ ग्रेट लवर ऑफ गार्डन्स, वो बहुत ही महान लवर था गार्डन्स का, उसको गार्डन्स बहुत पसंद थे। और द म्यूज़िकल फाउंटेन्स आर द स्पेशल अट्रैक्शन, जो इसके म्यूज़िकल फाउंटेन है यानी कि जो इसके फाउंटेन्स हैं वो आप यहाँ पर ये देखिए साइड में देख रहे हैं आप, इनमें कलर तो आपको दिखाई देगा, साथ के साथ इनमें एक जब ये चलते हैं तो म्यूज़िक भी बजता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे, और यही मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, दैट शोकेस अ वंडरफुल हारमोनी ऑफ वाटर, कलर्स एंड म्यूज़िक एवरी इवनिंग। हर शाम को पानी में कलर्स और म्यूज़िक की आपको बहुत ही सुंदर मिश्रण यहाँ पर दिखाई देगा, जो यहाँ पे मेन अट्रैक्शन की वजह है। प्रिजर्विंग आवर हेरिटेज, हमारी विरासत को, हेरिटेज का होता है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उसको प्रिजर्व करना यानी उसको एज इट इज़ रखना, ये हमारी ड्यूटी है। द होल ऑफ इंडिया इज़ अ होम टू ग्रेट ट्रेजर्स इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड नेचुरल ब्यूटी। जो हमारा इंडिया है उसके अंदर खजाना है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स का, नेचुरल ब्यूटी का। दे मस्ट बी प्रिजर्व टू टेल द टेल्स ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट टू आवर फ्यूचर जनरेशंस, और उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, ताकि जो वो कहानियाँ हैं वो हम आगे की जो हमारी जनरेशन आएगी उनको भी हमारे इस शानदार पास्ट के बारे में पता हो। अवर नेग्लेक्ट हैज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड सम ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स ऑफ आवर हेरिटेज, लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से, अनदेखी की वजह से बहुत सारी जो हमारी विरासत है वो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। हाउएवर सीरियस एफर्ट्स आर नाउ बीइंग मेड टू रिस्टोर देयर ब्यूटी, हालांकि आजकल गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स कर रही है कि उनकी जो ब्यूटी है वो बनाए रखे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू लुक आफ्टर दीज प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड नॉट डिसफिगर दैम। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इस तरह की हमारी कल्चर, इंडियन जो कल्चर हेरिटेज है उसको हम एज इट इज़ बनाए रखें, उसको डिसफिगर ना करें। डिसफिगर क्या करते हैं, जैसे कुछ मान लिया हम वहाँ कुछ देखने जाते हैं, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, वहाँ पर किसी चीज़ से कुरेद देते हैं, अपना नाम लिखने लग जाते हैं, तो ये सब चीज़ें उनकी जो ब्यूटी होती है उसको ख़त्म कर देती हैं। मोन्यूमेंट्स हैव नो वॉइस, मोन्यूमेंट्स की कोई आवाज़ नहीं होती, सो यू मस्ट स्पीक आउट फॉर दैम, इसलिए आपको उनके लिए बोलना पड़ेगा। वी मस्ट टेक अ लेसन फ्रॉम पोलैंड इन प्रिजर्विंग हिस्ट्री, हमें एक ये यहाँ पर डू यू नो में 3 टाइप ऑफ हेरिटेज दी है यहाँ पर। नेचुरल हेरिटेज है, बिल्ट हेरिटेज और लिविंग हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज कौन सी होती है, जो हमें नेचर देती है, जैसे वाटर, लैंड, ट्रीज, एनिमल्स हैं, ये सब हमें वाटर देती है, नेचुरल जो हमारी नेचर है वो नेचर देती है। बिल्ट हेरिटेज जैसे मोन्यूमेंट, सिटीज़ जो हम बनाते हैं खुद, और लिविंग हेरिटेज है जैसे कोई भी चीज़, अब कोई पेंटिंग वगैरह है, कोई आर्ट वगैरह है या लिटरेचर है, कम्युनिटी कोई काम करती है, वो सारा का सारा लिविंग हेरिटेज के अंदर जाता है। अब हमें यहाँ से पोलैंड से हमें एक लेसन सीखना चाहिए, और वो लेसन क्या है। इन द वार्शा नेशनल म्यूज़ियम पोलैंड 3 फोटोग्राफ्स हैंग साइड बाय साइड। वार्शा नेशनल म्यूज़ियम है पोलैंड के अंदर, उसमें 3 फोटोग्राफ जो है वो साइड बाय साइड लगाई गई थी। द कैप्शन बिलो दम से, और उनके अंदर जो कैप्शन, जो चेतावनी दी गई थी वो क्या थी, वार्शा 1939। एक पेंटिंग के अंदर वार्शा 1939 को दिखाया गया था, दूसरे में वार्शा 1945 और वार्शा टुडे यानी कि आज। अब ये 1939 और 1945 का क्या चक्कर है बेटा, देखो 1942 के अंदर वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ था, 1942 से 1945 तक वर्ल्ड वार चला था, ठीक है। तो 1939 जो है वो वर्ल्ड वार से पहले का जो पोलैंड था वो, और 1945 यानी कि युद्ध के बाद, जब युद्ध ख़त्म हुआ उसके बाद कितनी तबाही मची थी उसकी फ़ोटो, और आज जो वो है उसकी फ़ोटो, 3 इकट्ठी फ़ोटो वहाँ पर लगाई गई है। द फर्स्ट एंड द लास्ट पिक्चर आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। पहली और लास्ट पिक्चर यानी कि वर्ल्ड वार के शुरू होने से पहले जितनी खूबसूरती थी वहाँ वार्शा के अंदर, उतनी ही खूबसूरती आज बना दी उन्होंने, यानी कि उससे वर्ल्ड वार से पहले और वर्ल्ड वार से के बाद आज जो दोनों तस्वीरें हैं वो बिल्कुल सेम हैं।
द फोटोग्राफ इन द सेंटर, और जो सेंटर में जो फोटोग्राफ है, यानी कि 1945 जब एकदम से युद्ध खत्म हुआ था और जो तबाही मची थी, शोज अ डिवास्टेटेड वारशा एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंत में जो वारशा की जो तस्वीर थी, डिवास्टेटेड का मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था वो वर्ल्ड वॉर में, वो तस्वीर। द पोलिश पीपल डिस्पाइट नॉट हैविंग मैनी रिसोर्सेज, पोलिश पीपल किसको कहते हैं? जो पोलैंड के पीपल होते हैं उनको पोलिश पीपल, जैसे इंडिया के इंडियन होते हैं तो पोलैंड के पॉलिश होते हैं। तो उनके पास हालांकि ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। लविंगली रिबिल्ट देयर सिटी, फिर भी प्यार से उन्होंने अपनी सिटी को दोबारा बनाया, एक्जैक्टली एज इट वॉज बिफोर द वार, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो वार से पहले थी। तो अगर हम भी अपनी हेरिटेज का ध्यान रखें तो हम भी अपनी इंडिया को वापस सोने की चिड़िया बना सकते हैं। यही यहाँ पर आपको मैसेज दिया गया है और यहाँ ये लेसन हो गया है आपका कंप्लीट। और यहाँ पर हम एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं इसकी। ताजमहल इज़ बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, ताजमहल किस रिवर के किनारे बनाया गया है? यमुना। फतेहपुर सिकरी इज़ बिल्ट कम्प्लीटली विद रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। मणिपुर इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। लोकतक लेक इज़ फेमस फॉर इट्स ऑर्चिड्स। वृंदावन गार्डन इज लोकेटेड ऑन द टेरेस ऑफ कृष्णा राजा सागर डैम अक्रॉस द रिवर कावेरी। फिल इन द ब्लैंक्स। India is a dash blend of tradition. India is a unique blend of tradition. Agra is located in Uttar Pradesh. The population of Manipur is the mixture of many tribes. Mysore is a historical city of Karnataka. Our historical monuments must be preserved. और यहाँ पर है हमारे मैच। वृंदावन गार्डन है मैसूर में। फतेहपुर सिकरी वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। फ्लोटिंग पार्क कौन सा है? कैबल लैम्चो नेशनल पार्क। ज्वेल ऑफ इंडिया मणिपुर। और दिल्ली आगरा जयपुर, इनको हम गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई है आपकी। और अब आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है या कुछ और पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय।